speaker, subject expert, researcher, Avikal Narayan Shukla ji, journalist, columnist, educationist, and moderator Umendra Kumar Tripathi sir, wing commander Umendra Kumar Tripathi sir. मैं फिर से पैनलिस्ट का नाम अनाउंस कर रहा हूँ। डॉक्टर अनंताशुतोष द्विवेदी जी सर आ चुके हैं। अलका प्रिया जी कृपया मंच पे आए। डॉक्टर परशुराम तिवारी जी कृपया मंच पे आए। अविकल नारायण शुक्ला जी प्लीज कृपया मंच पे आए। अलका प्रिया जी, परशुराम तिवारी, अविकल नारायण शुक्ला जी, डॉक्टर शेफालिका झा होंगी, कृपया आप मंच पे आएं। डॉक्टर शेफालिका झा, अरे बैठ जाइए ना, कोई है नहीं, वो कहीं चली गई होंगी। देखते हैं, आदमी तो है नहीं यहाँ पे। अरे नहीं कह रहा हूँ, ऐसे पैनल में बैठ जाइए आप, ये छोड़। ठीक सर, आप शुरू करें। धन्यवाद। लेट्स इंस्पायर बिहार एंड द लिटरेरी चैप्टर ज्योति झा जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं मंचासीन पैनलिस्ट का। हम जिस विषय पर संवाद और परिचर्चा करने जा रहे हैं, द लिटरेरी लेगेसी ऑफ बिहार फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट टू मॉडर्न नैरेटिव्स, बिहार की साहित्यिक विरासत की बात करेंगे, प्राचीन ग्रंथों से लेकर के आधुनिक आख्यानों तक। बिहार हमेशा एक विचार की भूमि रही है और जैसा अभी पिछले पैनल में कहा भी जा रहा था, विचार की प्रयोगशाला रही है। यहाँ पर अगर साहित्यिक विरासत की बात करें तो हमारी साहित्यिक विरासत बहुत समृद्ध है। वेदांत से लेकर के उपनिषद, मीमांसा, बुद्ध और जैन, गुरु नानक और मध्यकालीन में विद्यापति जी महाकवि, राष्ट्रकवि दिनकर, फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, अनगिनत एक बहुत लंबी श्रृंखला है। हम उस साहित्यिक विरासत को भी समझेंगे और इस चर्चा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे बिहार की उस सांस्कृतिक चेतना की यात्रा को जो कभी बिहार हुआ करता था और आगे किस तरह से हम उसको वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं सबसे पहले आशुतोषानंद द्विवेदी जी से ये जानना चाहता हूँ सर कि अगर हम साहित्यिक विरासत जब शब्द कहते हैं, इसको आप किस तरह से इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे बिहार की साहित्यिक विरासत? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सम्मानित मंच एवं उपस्थित विद्वत सभासद, मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आज के इस LIB के लिटरेचर फेस्टिवल में मुझे भाग लेने का यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले
मैं ज्योति झा जी को धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बहुत अथक परिश्रम किया है इस खूबसूरत महफिल को बनाने के लिए। दूर दूर से लोगों को इस मिशन में जोड़ने का काम किए हैं श्री विकास वैभव जी के मार्गदर्शन में। तो एक जोरदार ताली ज्योति झा जी के लिए बननी चाहिए कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है आप लोगों के लिए। आपके इस आज का जो सत्र है, जैसा मॉडरेटर महोदय बता रहे हैं, बिहार की साहित्यिक विरासत को लेके। दरअसल बाय प्रोफेशन मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, जो ज़मीन के नीचे से खुदाई करके चीज़ों को निकालने का काम करता है। तो मैं किसी हिंदी का विद्यार्थी विगत समय में रहा था, लेकिन अब आर्कियोलॉजी के माध्यम से अलग अलग विषयों को परिभाषित करने का कार्य करता हूँ। तो हम आज आप लोगों के बीच आर्कियोलॉजिकल लिटरेचर के ऊपर बातचीत करने जाएंगे। जो पुरातात्विक धरोहर है, पुरातात्विक साहित्य है हमारे पास, उसके ऊपर कुछ संदर्भ आप लोगों के बीच में रखने का काम करेंगे। बिहार, चूंकि हम सभी जानते हैं कि बिहार के चप्पे चप्पे पे, जिस गांव में आप बिहार में जाएंगे तो आपको कुछ न कुछ धरोहर के साक्ष्य मिलेंगे। कम से कम हर पंचायत बिहार में आपको एक आर्कियोलॉजिकल विलेजेज वहाँ जरूर मिलेगा। बिहार में लगभग 2000 से ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल विलेजेज है। 8000 पंचायत बिहार में है, उसमें 2000 से ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल विलेजेज है। तो बहुत सारे गांव में पुरानी चीज़ों का अवशेष आपको देखने को मिलेगा, चाहे पत्थर की मूर्तियां हो या मिट्टी के बर्तन के टुकड़े हो या मंदिर हो या इस तरह की और संरचना आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आप सोचिए कि 50 साल पहले हमारे घर परिवार में जब साहित्य की बात कर रहे हैं, या 100 साल पहले, हर घर में पढ़े लिखे लोग जरूर हैं, लेकिन 100 साल पहले किसी के घर में पुरानी किताबें हमको देखने को नहीं मिलती। बहुत रेयर घर होगा। आज विद्वत सभासद हमारे बीच उपस्थित है, अगर बता दे दादा परदादा के समय की वो जो किताब पढ़ते थे, तो मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपियां बहुत न के बराबर हम घरों में उपस्थित हैं। तो वहां से अपनी बातों को शुरू करता हूं। जब 100 साल पहले ऐसी बात थी, तो सोचिए 1000, 2000, 2500 साल पहले बिहार की धरती में लिटरेचर का कितना एविडेंस हमको मिलेगा गाँव में, मतलब न के बराबर देखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल लिटरेचर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पुराना धरोहर, जब साहित्यिक धरोहर की बात मैं करता हूं बिहार में, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का अर्लीस्ट मैनमेड केव है, जिसको पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का पहला मानव निर्मित गुफा है, जिसको बराबर नागार्जुनी श्रृंखला के नाम से हम लोग जानते हैं, जो जहानाबाद में स्थित है। बहुत गौरव का विषय है कि बिहार की धरती वह इंस्पायर किया पूरे भारत को। अजंता और एलोरा और एलिफेंटा की तमाम गुफाएं जो हैं बराबर जहानाबाद में स्थित, बिहार की इस धरती में स्थित बराबर नागार्जुनी की गुफाओं से प्रेरणा लेके ही निर्माण हुआ है। तो आज अजंता एलोरा के बारे में हर किताबों में पढ़ाया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बराबर नागार्जुनी गुफाओं के बारे में हमारे बच्चे, हमारे युवा पीढ़ी, कम से कम इस राज्य के युवा पीढ़ी भी जानते होंगे। स्कूल कॉलेजेस में उनको पढ़ाया जाता है। भारत की बात तो छोड़ दीजिए। जब इन गुफाओं के ऊपर जाते हैं सर ना, तो प्राचीन काल के रिटन एविडेंस हमको उसके ऊपर देखने को मिलता है। उसकी लिपि ब्राह्मी है और उसकी भाषा प्राकृत है। सबसे अर्ली, मतलब आज से लगभग 2300 साल पहले का हमारा लिटरेचर, मतलब एविडेंस, साहित्य का साक्ष्य हमको ऊपर मिलता है। वह अशोक ने अलग अलग काल खंडों में उन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय को डोनेट किया था, इसका बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। और उसी गुफाओं में बाद के काल में भी अलग अलग कालखंड में लोग वहां जब गुफाओं की यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने अपने अपने समय में कुछ गुफाओं में लिखवाने का काम किया है। एक ऐसा ही विवरण हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें नर्मदा नदी घाटी से कोई विद्वान साधु आते हैं। उनका नाम योगानंद है, आचार्य योगानंद है। अब आज से लगभग 1600-1700 साल पहले नर्मदा नदी घाटी से आ रहे हैं, मतलब मध्य प्रदेश वाले एरिया से आ रहे हैं। मतलब उस कालखंड में बराबर वाला वह जो क्षेत्र था धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था, तभी तो उतने दूर से लोग आ रहे थे और अपनी बातों को वह गुफाओं में लिखवाने का काम कर रहे हैं। वहां लिखा हुआ है आचार्य श्री योगानंद प्रणवती सिद्धेश्वर। जब यहाँ जहानाबाद के बच्चे होंगे, युवा लोग होंगे और वहाँ गार्जियन लोग होंगे जो जहानाबाद या गया वाले रीजन से आ रहे होंगे, तो जब बराबर नागार्जुनी में जाएंगे तो सबसे टॉप में जो शिव मंदिर है, जिसको सिद्धेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है, उस सिद्धेश्वर शिव मंदिर के बारे में नीचे गुफा में योगानंद नाम के आचार्य जो मध्य प्रदेश से आए थे और यहाँ पर गुफा में लिखवा रहे हैं आचार्य श्री योगानंद प्रणवती सिद्धेश्वर। मतलब नीचे से उस टॉप में स्थित मंदिर को प्रणाम करने का काम कर रहे हैं और इसका जिक्र कर रहे हैं इस गुफा में।
तो कितनी बड़ी बात है। और हमको आपको यह आश्चर्य होगा सर कि यह जानना कि हम किस आधार पर कह रहे हैं कि वह आचार्य योगानंद मध्य प्रदेश मध्य भारत से आ रहे थे, क्योंकि ब्राह्मी लिपि हमेशा एक तरह की नहीं रही है। अलग अलग हम लोग भले ही किताबों में जीएस की तैयारी में कंपटीशन की तैयारी में कह देते हैं इंडिया का अर्लीस्ट स्क्रिप्ट जो है ब्राह्मी और खरोष्टी है, उसी को बोल के निकल जाते हैं, लेकिन अलग अलग कालखंडों में ब्राह्मी लिपि का जिस तरह से देवनागरी का 50-100 साल 200 साल में रूपांतरण हो रहा है, उसके लिखने की तरीका बदल रहा है, उसी तरह ब्राह्मी लिपि का लिखने का तरीका भी क्षेत्र वाइज और कालखंड में बदलता रहा है। तो वह जो ब्राह्मी लिपि लिखा हुआ है वह बॉक्स हेडेड कैरेक्टर में है, उसका हेड जो सिरोरेखा है वह बॉक्स बना हुआ है। तो सोचिए कि उस कालखंड में अपनी लिखने की स्टाइल को लोग डेकोरेटिव कैसे बनाते थे, और वो आर्कियोलॉजिकल लिटरेचर हमको बताने का काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर दूसरी हम चेन में अपनी बातों को आगे करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आपने पांडुलिपियों की बात करी, आपने प्राकृत और पाली भाषाओं में निहित ग्रंथों की बात करी। इससे ये साबित होता है कि हमारी साहित्यिक विरासत काफ़ी समृद्ध थी। उस जमाने में हम साहित्य का संकलन कर रहे थे। क्या ऐसा लगता है कि केंद्रीय परिदृश्य में हमारी विरासत कुछ ओझल हो गई, और अगर ऐसा है तो हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए? हम ही बात करें सर। तो सर इस पर बोलना बहुत उचित भी है, क्योंकि आज के समय में विद्या अर्थकरी हो गई है। विद्या अर्जन उसी विषय का लोग कर रहा है जिसपे उसको ज्ञान के साथ साथ उसको अर्थ की प्राप्ति भी हो सके। लेकिन हम देखते हैं कि केंद्रीय परिप्रेक्ष्य की बात जब करते हैं पूरे भारतवर्ष में ध्यान रख के, यह जो विषय है जिस विभाग के तहत आता है, हम लोग चूंकि इस विषय को आर्कियोलॉजी में बांट देते हैं, हिस्ट्री में बांट देते हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि यह हमारा धरोहर है। आज भी हम बात कर रहे हैं इस मंच से तो लिटरेचर का धरोहर कह रहे हैं। अब आज भी हम कह रहे थे इसको हिंदी विषय से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब कभी किसी पर्यटक स्थल पर हम जाते हैं तो बूढ़े भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, अलग अलग विषय के एक्सपर्ट और विद्यार्थी भी जाते हैं। नालंदा जाने में कोई नहीं कहता है कि हम हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हैं, या हम जो आईआईटी के एक्सपर्ट हैं, वहाँ के प्रोफेसर हैं और वहाँ के विद्वान, इस विषय के विद्वान हैं। नालंदा घूमना देखना सबको पसंद आता है, लेकिन जब मंच पे आते हैं, डिपार्टमेंट में आते हैं, तो अपनी धरोहर को हम किसी एक विषय से जोड़ देने का काम करते हैं। तो इसको सर व्यापक अर्थ पे हमको सोचने की जरूरत है सर। धरोहर जो हमारी है, हमारी संस्कृति जो है, सभी विषयों में इसका उतना ही महत्व है। यह किसी हिस्ट्री और ज्योग्राफी और हिंदी का भाग नहीं है, साइंस का भाग नहीं है। धरोहर सबके लिए, हर बच्चों को। इसीलिए तो आजकल भारत सरकार जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत एक विधा, एक विंग अलग तरीके से, बिहार सरकार भी अलग अलग जगहों पर उसको डेवलप कर रही है कि हर कॉलेज में, हर आज हमारे इस सभासद में ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, प्रोफेसर वाजपेयी साहब उपस्थित हैं। वे अपने यहाँ छपरा में लेके, अभी पिछले दिनों इनके यहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो चिरांद को लेके अपने विश्वविद्यालय में सर बड़े लेवल पे काम कराने का प्रयास कर रहे हैं। जिस चिरांद को हम लोग जानते हैं कि मध्य गंगा घाटी का सबसे पहला न्योलिथिक साइट था, उस एक्सकेवेशन के पहले विद्वान लोग यही समझते थे कि नवपाषाण काल के लोग पहाड़ों में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। लेकिन बिहार वह धरती है, पूरे भारत को बताने का काम किया कि नवपाषाण काल के लोग गंगा घाटी में भी आकर बसना शुरू कर दिए थे। यहाँ उतनी अच्छी उपजाऊ जमीन थी और उनको पत्थर के औजार बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि छपरा में, चिरांद में आपको पहाड़ अगल बगल नहीं दिखता है। तो वह हड्डी के अपने औजार बनाने का काम करते थे, और उसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल हम लोगों को चिरांद के खुदाई से देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत हम लोगों को धरोहर विषय को सभी को पढ़ने की जरूरत है, हर विषयों को लोग के पढ़ जाते, इसलिए इसको सेंट्रल में रखना पड़ेगा सर। इसको केंद्रीय स्तर में रखने के लिए इसको सेंटर में रखते हुए हमको किसी एक भाषा में और एक सब्जेक्ट के रूप में धरोहर को पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने इस साहित्यिक बोर्ड को अब बढ़ाते हुए अलका प्रिया मैडम के पास पहुंचना चाहूँगा। फिर से मैं भाषा पे आता हूं, चूंकि साहित्य की बात है जी। अभी भारत सरकार भी अपने बजट में डिजिटल आर्काइव और ट्रांसलेशन की बात करी है। जी।
बिहार सरकार के बजट में भी इस बात की चर्चा की गई है। और अगर पांडुलिपियों की बात करें तो बिहार से बड़ा संग्रह संकलन शायद ही कहीं होगा इस भारत देश में। आप एक एंटरप्रेनर भी हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या बिहार अनुवाद का केंद्र बन सकता है? क्या डिजिटलाइजेशन की लीड बिहार ले सकता है? बहुत ही सुंदर सवाल है और बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ और इस बात को लेकर मैं इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी आगे भी लेकर जाऊँगी कि बिहार जो है वो बिल्कुल अनुवाद का एक केंद्र बन सकता है। अगर हम भाषा की बात करें तो हमारी जो भाषा की धरोहर है, साहित्यिक धरोहर तो है ही। साहित्यिक धरोहर में हमारे पाली, संस्कृत, प्राकृत, इन सारे भाषाओं में लेख है। इसके अलावा हिंदी, उर्दू और जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली, तो ये सारी जो भाषाएं हैं मतलब इतनी सुंदर अपने आप में इतनी प्यारी भाषा है। और हम लोग अगर भाषा की बात करें तो भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है। किसी भी चीज़ को हम जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, संवाद की बात करते हैं, तो भाषा क्या है? उसका एक मीडियम है जिससे आप दूसरों से जुड़ सकें। तो बिल्कुल हमारा जो स्टेट है, हमारा बिहार है, वो बिल्कुल अनुवाद का जो है एक केंद्र बन सकता है। डिजिटल जो हमारा ट्रांसलेशन का ये मिशन चल रहा है वो बिल्कुल हो सकता है और मैं इस बात से काफ़ी सहमत हूँ और मैं इस चीज़ को काफ़ी आगे लेकर भी जाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक और आपसे जानना चाहूँगा मैं कि साहित्य की जो भाषा है, लिटरेचर की जो भाषा है, क्या हम वो जनमानस की भाषा में आगे नहीं बढ़ सकते कि जिससे वो हर व्यक्ति तक पहुँचे, उसकी समझ? मैं उदाहरण दूंगा महाकवि विद्यापति का, जो लोकल भाषा में इतने बड़े उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना कर दी। तो क्या हम इस तरीके से नहीं बढ़ सकते या कुछ एमिनेंट भाषा वैसी रखी जाए, अभिजात और एलाइट किस्म का, जो कुछ लोगों तक सीमित रहे? बहुत ही सुंदर सवाल फिर से। जैसा मैंने कहा, भाषा क्या है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि भाषा सिर्फ एक माध्यम है दूसरों से जुड़ने का। तो सर आपने जो एलीट लैंग्वेज की बात करी, तो चलिए मैं इंग्लिश को मानकर चलती हूँ, ठीक है। तो जो हमारी अंग्रेजी भाषा है, तो हमें यहाँ पर हमारी जो सोसाइटी है या जिस तरीके से हमारी कंडीशनिंग की गई है, तो उसमें क्या किया गया है कि हमें ये सिखाया गया है, या सिखाया नहीं गया, हमें कंडीशन कर दिया गया है, रादर मैं कहूँगी कि अगर आप अंग्रेज़ी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, तो आप एक अच्छे क्लास को बिलोंग करते हो। अगर आप इंग्लिश बोलने में आप बहुत फ्लुएंट हो, दैट मीन्स आपका इंटेलेक्चुअल लेवल ऊपर है। जबकि आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, ये बेसिक्स है कि भाषा सिर्फ आपको कनेक्ट करने का माध्यम है। कम्युनिकेशन क्या है? जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, जिसको आप वार्तालाप, संवाद कह सकते हैं हिंदी में, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है कि जब आप अपनी बात दूसरों के साथ रखते हैं और दूसरे उसको बहुत आसानी से समझते हैं और उसको फीडबैक देते हैं। कम्युनिकेशन का पूरा एक प्रोसेस होता है जहाँ से एक सेंडर होता है, ठीक है, जो अपनी बात कहना चाहता है, फिर वो अपनी उस बात को, अपने उस थॉट को जिस चीज़ में डालता है, उसको हम एनकोडिंग कहते हैं। वो जो प्रोसेस है हमारे कम्युनिकेशन में, उसको टेक्निकल टर्म में हम एनकोडिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे अपनी बात को किसी भी भाषा में आपने या जिस तरीके से आप प्रेजेंट करने के लिए रखे, दैट इज़ एनकोडिंग। उसके बाद से आप जो है इन सब चीज़ों में एक मीडियम चूज़ करते हो। वो आपका भाषा है, वो आप अंग्रेज़ी चूज़ कर सकते हो, आप हिंदी कर सकते हो, आप कोई भी भाषा भारत की या इंटरनेशनल कोई भी लैंग्वेज आप लेकर के जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो आप ये कर सकते हो। उसके बाद से फिर आपका आता है रिसीवर। बीच में आपके कुछ नॉइजेस आते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शंस, मतलब नॉट डिस्ट्रक्शंस, डिस्ट्रप्शंस इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद आपका आता है रिसीवर। रिसीवर जो बंदा है वो आपका भाषा को आपने जो मैसेज भेजा उसको ले लिया, और एक्चुअली प्रोसेस तब कंप्लीट होता है जब वो डिकोड कर पाता है। आपने इनकोडिंग किया, जब वो सेंडर के पास पहुंचकर डिकोड हो गया,
तब इस पॉइंट पर कम्युनिकेशन को आप पूरा मानते हैं। और पता है ये पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस का लाइफलाइन क्या है? फीडबैक, रिस्पॉन्स। तो आप ऐसे समझो कि आप किसी से कुछ बात कर रहे हो, आप कुछ बात कहना चाह रहे हो और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो क्या ऐसी संवाद का कोई मतलब बनता है? कोई मतलब बनता है? नहीं बनता है। तो यही समझने की ज़रूरत है कि अगर हम अपनी भाषाओं को इतना टफ कर देंगे, ठीक है, जहाँ पर हमें जिनको प्रेजेंट करना है, जिनको देना है, जिन तक अपनी बात पहुँचानी है वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस वैसे चीज़ों का कोई मतलब बनता नहीं है। वैसे आप पूरे आप लिपियाँ बना दीजिए, ग्रंथ बना दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है कि आपको कनेक्टेड रहना है कि आप किन तक अपनी भाषा पहुंचाना चाह रहे हैं, मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, आपके ऑडियंस कौन है। तो जो हमारे ऑडियंस का बेसिक जो हमारा लेवल है, तो हमें बिल्कुल वो चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। और मैं एक जो एलीट क्लास या एलीट लैंग्वेज वाली बात है उसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो एक लिमिटेड चीज़ों में ही सपोर्ट मतलब पहुँच सकते हैं। उनका आप जो एक एक्सक्लूसिव जो आपका वो होता है, रीच होता है, वो नहीं हो पाता है, एक वाइड रीच नहीं हो पाता है। तो भाषा को आपको जो है सिंपल रखना है, मैसेज को सिंपल रखना है, और सारी भाषाओं को लेकर चलिए और पीपल से कनेक्टेड रहिए। बिकॉज अगर आप कनेक्ट नहीं हो पाए किसी भी चीज़ के थ्रू, मैसेज के थ्रू या भाषा के थ्रू, भाषा इज़ वन ऑफ द थिंग्स जिससे आप कनेक्ट होते हो, तो आपको सारी रीजनल लैंग्वेजेस को ध्यान में रखना है, नॉट जस्ट वन एलीट लैंग्वेज। थैंक यू जी, धन्यवाद। जन संवाद की भाषा और जन भाषा ही साहित्य का माध्यम होना चाहिए, ये बात समझ में आ रही है। बिहार ज्ञान की भूमि कही जाती है, और जब ज्ञान की भूमि कही जाती है तो नालंदा और विक्रमशिला का जिक्र आता है। दुख भी है कि आज उस स्वरूप में नहीं है वो। मैं परशुराम तिवारी जी से जानना चाहूँगा कि क्या नालंदा और विक्रमशिला एक कंप्लीट लिटरेचर इकोसिस्टम का उदाहरण बन सकता है, और आज के परिवेश में हमको किस तरह से उसको एडॉप्ट करना चाहिए? जी धन्यवाद। पहले तो प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था पर मैं दो शब्द रखूंगा। इसी उर्वर भूमि की उपज हैं सबसे आदि कवि वाल्मीकि जी। माँ निषाद प्रतिष्ठा तम अगमः शाश्वती समा यत् क्रौच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। यही से शुरुआत हो जा रही है भाषा की। प्रश्न उठता है, हिंदी अनुवाद कर दिया जी मैं आ रहा हूं अर्थ पर, कि ये प्रारंभ है आपका भाषा का अनुष्टुप छंद में छंदों का, जिसकी बात वेद करता हुआ आ रहा है। ऋचः सामानि जग्घिरे छंदा गुंषि जग्घिरे। ऋग्वेद का 10वां मंडल 90 नंबर का सूक्त पुरुष सूक्त, जो सृष्टि की उत्पत्ति बता रहा है। जब महाकवि आदि कवि वाल्मीकि ने एक क्रौच पक्षी को, एक क्रौच एक क्रौची दोनों युगल जोड़े आपस में रति प्रसंग में लीन थे, उसमें एक बहेलिये के द्वारा उसके नर कौच को मार दिया गया अपने उदर के लिए, अपने पेट की पूर्ति के लिए। तो जो मादा थी वो विलाप करने लगी। सोचिए, हमारे यहाँ जड़ चेतन सभी में मानवीकरण का भाव निहित था। तो संध्या बंदन के लिए स्नान करके जाते हुए वाल्मीकि जी ने उसके विलाप को सुन करके, उसके करुण क्रंदन को सुन करके, उनके हृदय में जो भूत भाव थे, अनुभूत भाव थे, जो उसकी पीड़ा थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर पीड़ा को ही
साहित्य और समाज का दिग्दर्शन कहा गया है। आज जो लेट्स इंस्पायर बिहार के कॉन्सेप्ट में हम उपस्थित हैं, ये क्या है? ये पर पीड़ा है, ये स्व पीड़ा नहीं है। स्व पीड़ा तो समाज में व्यवहार के रूप में परिलक्षित होती है, जो कि हमारे सामने परिलक्षित हो रही है। मूल में क्या है? पर पीड़ा। इसीलिए अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पापाय परपीडनम्। परोपकाराय पुण्यानां पापाय परपीडनम्। दूसरे का उपकार करना सबसे बड़ा पुण्य और दूसरे को पीड़ित करना सबसे बड़ा पाप। तो उससे वाल्मीकि जी ने जो महाकाव्य लिखा, उस महाकाव्य के आदर्शों वाला हमारा भारत देश रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। हमारा देश राम के समान आचरण का प्रशय देता है, न कि रावण के समान। इसी आश्रय का सशक्त प्रतीक है तक्षशिला और नालंदा। जो अभी हमारे मंत्री साहब ने गुरु शिष्य परंपरा की बात कही, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसी अभिवादनशीलता धनुर्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और भौतिक विज्ञान, जिस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात की जाती है, तो प्राचीन और अर्वाचीन दोनों विधाओं से युक्त हमारे ये दोनों विश्वविद्यालय थे। मैकाले का जब आप लोग निस्यंदन सिद्धांत में पढ़ेंगे कि छनते हुए हम ऐसी अंग्रेजी शिक्षा देंगे अपने मुवक्किल को कि वो बहुत हो सके तो सेना का सूबेदार बन सके, क्लर्क बन सके कचहरी का, हम उसे उतनी ऊंचाई पर नहीं देंगे। तो सबसे पहले जो नींव हिलाई गई वो हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति की, हमारे प्राचीन विरासत के उन चीजों पे प्रहार किया गया जहां से हमें ये दृढ़ता, विश्वास, ये हुनर, स्वाभिमान जहां मिल रहा हो, जहां भौतिक बल की शिक्षा दी जा रही हो, जहां व्यायाम को प्रशय दिया गया हो। आज योग के रूप में हमारे समाज में जो क्रांति लाई गई है, ये योग पतंजलि के योग सूत्र का पहले से ही विश्वविद्यालयों में कक्षा के रूप में संचालित होता था। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, ये पूर्व से ही उस विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम था। महत्वपूर्ण तथ्य यह है, यह भूमि बाणभट्ट की भूमि है। बाणभट्ट ने जब कादंबरी की रचना अंतिम स्थिति में ले आए तो अपने पुत्रों से बुला करके कहा कि मैं तो जा रहा हूं, इस विरासत को, इस साहित्य की विरासत को तुम्हें सजोना है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में, पुस्तकालयों में उन्हीं ग्रंथों को महत्व मिलेगा जो समाज का हित करेंगे। इसीलिए हितेन सहितम साहित्यम कहा गया। अगर हित नहीं है तो नहीं। तो एक शब्द दे दिए कि आगे सूखी लकड़ी है बच्चों के सामने, इसका जो है सरल सरस कुछ अपने स्तर का अनुवाद कर दो, जिससे हम माने कि हमारी आने वाली पीढ़ी, ये हमारे आने वाले धरोहर सुरक्षित होंगे। एक बेटे ने किया कि अग्रे शुष्कम तरु तिष्ठति, क्योंकि भाषा के जो पूर्व प्रश्न था सर का जी, तो भाषा जो है कभी भी कमजोर रही ही नहीं है। बिहार की सबसे अगर समृद्ध कोई चीज रही है वो है ये भाषा। जी, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम किरांगनाम जत्र गिरोग विरंती। जहां प्रमाण के लिए वेद स्वतः सिद्ध हैं या उनकी आवश्यकता है, वो मंडन मिश्र के यहाँ जो पिंजरे में बंद तोता बात कर रहे हैं, ये किसकी देन थी? ये उसी तक्षशिला और उस विक्रमशिला की देन थी, उस नालंदा की देन थी, क्योंकि वहां भाषा की विशेष पढ़ाई होती थी।
देखिए लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट जेएनयू में है पूरा का पूरा। मैं तो 4 यूनिवर्सिटियों में पढ़ा हूँ, तो उसका स्पेशल जो है भाषा का विभाग है। मैं बीएचयू का भी, मेरे रिसर्च और एमए बीएचयू से रहा है, तो वहाँ स्पेशल भाषा का विभाग नहीं है, अलग अलग विभाग है। अब तो इंडियन नॉलेज सिस्टम की आईकेएस का विभाग खोल गया है, भारत अध्ययन केंद्र काम कर रहा है, एक कोड ही बन गया है यूजीसी का जिस पर नेट जारफ किए जा रहे हैं। तो उस समय नालंदा में, तक्षशिला में भाषा की विशेष रूप से पढ़ाई की जाती थी जी। और उसी भाषा की समृद्धता के कारण ये बिहार की जो भूमि है वो भाषाई दृष्टि से बड़ी समृद्ध रही है। बोलचाल की तो गोस्वामी जी 14वीं शताब्दी में आए तो वो लिख दिया कि का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच, काम जो आवे कामरी काते करे कुमाच। तो उन्होंने इसको कह करके थोड़ा सा रियायत दे दिया हम कवियों को, साहित्यकारों को। जी जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं शुक्ला जी के पास में चलता हूँ। ये बात तो सिद्ध हो गई सर कि हमारी सांस्कृतिक विरासत बहुत मजबूत है, सारे पैनलिस्ट ने भी इसको क्लियर किया। लेकिन जब हम वैश्विक परिदृश्य पर और पूरे देश के परिदृश्य पर जब बिहार का नाम आता है तो एक कुव्यवस्था, अव्यवस्था और जो अवधारणा बनती है कि यहाँ कुछ अच्छा होगा नहीं या अच्छा नहीं हो सकता, पलायन, तो क्या पलायन इतना बड़ा विषय हो गया कि हमारी जो साहित्यिक विजडम है उसको भी प्रभावित करता है कहीं? Thank you, sir. First of all, I am very grateful to Shri Vikas Vaibhav sir and Jyoti Jha ma'am for organizing such a vibrant event. I see young students sitting here. Some of them were even in uniform. तो उनके लिए बहुत ही अच्छा इवेंट है. We got to learn a lot from Professor Bajpayee sir. ने बहुत अपने आर्कियोलॉजिकल जो भी आर्कियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं बिहार को लेकर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में, एलैबोरेट वे में हमें समझाया. सर का क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है कि बिहार अपने स्टीरियोटिपिकल इमेज से निकले कैसे. हम लोगों ने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सुना, तो हर तरह का स्टीरियोटाइप, लिटरेचर इज ऑफन कॉल्ड एज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, और हर तरह का स्टीरियोटाइप घर से भी स्टार्ट होता है. आई एम फ्रॉम भागलपुर और भागलपुर में अंगिका भाषा बोली जाती है जिसको लोग रादर डिग्रेडिंग मैनर में छय छू की भाषा बोलते हैं. तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, और इफ यू आर गोइंग टू अ कन्वेंट स्कूल इन भागलपुर और इफ यू कन्वर्ट्स इन योर लैंग्वेज, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं, भाषा तो उनका अंगिका है, तो अगर ये पढ़ना है तो इंग्लिश माध्यम स्कूल में क्यों आए. तो अगर इफ वी डोंट टेक प्राइड इन आवर ओन कल्चर और द लैंग्वेज दैट वी स्पीक, तो फिर आगे हम ये भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि विश्व में हमारा लैंग्वेज को लेकर के या हम उस स्टीरियोटिपिकल इमेज से निकल पाएं. दूसरी बात, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्राकृत एंड पाली languages were given the status of classical language as late as December 2024. तो it's a hard hitting fact जो ये बता रहा है कि अगर हम लोग ऐसा चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड फिर से हमें उसी गौरव की नज़रों से देखे, उसी एनवियसनेस की नज़रों से देखे, तो वी शुड स्टार्ट टेकिंग प्राइड इन आवरसेल्फ. कि कोई भी लैंग्वेज हो, अगर वो कहीं कोई बच्चा सीखना चाह रहा है तो देयर शुड बी नो हिंड्रेंस कि नहीं सिर्फ तुम एलीट वाले लैंग्वेज बोलो, तुम इंग्लिश बोलो, ऐसा होना नहीं चाहिए. उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, बहुत ही ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है. While I was reading about this topic, I got to know कि one of the foremost English literature from India was written by a Bihari named Deen Mohammed. तो बहुत सारा ऐसा facts है. Even one of the foremost Dalit literature from India was by a Bihari named Hira Dome. So बहुत सारा ऐसा फैक्ट्स है जिससे हम लोग अपने इस गौरवशाली राज्य पे प्राउड फील कर सकते हैं. सर ने बहुत बताया कि वेदास में मेंशन है, उपनिषद में मेंशन है, गार्गी का संवाद, ये सारा बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज़ है. दूसरा, क्योंकि मैं स्कूल से भी जुड़ा हुआ, स्कूल के संचालन से भी, तो हमारे यहाँ जो भी हिंदी के अध्यापक आते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट होता है कि बच्चों के लिए एक्सर्प्ट के रूप में
छोटे बच्चों के लिए भी, या उनके लिए जो सुटेबल हो उसको सेंसर करके भी अब भिखारी ठाकुर की रचनाओं के बारे में बताएं, विद्यापति के रचनाओं के बारे में बताएं। तो हम लोग को बेबी स्टेप्स लेना है, फिर से वापस से हम लोग सब मिल करके वर्ल्ड में, इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बिहार के रिच लैंग्वेज ट्रेडिशन का वापस से हम लोग बोलबाला करवा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। और बहुत कम शब्दों में मैं मैम से जानना चाहूँगा कि सामाजिक बदलाव में साहित्यकारों की भूमिका कैसी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके प्रश्न के संदर्भ में मैं सबसे पहले याद करना चाहूँगी हमारे बिहार के जन कवि बाबा नागार्जुन जी को, जिनकी पंक्तियाँ हैं कि नए गगन में नया सूर्य जो दमक रहा है, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। तो बस यही बात है हम सभी साहित्यकारों के लिए कि जन कवि बाबा नागार्जुन की इस प्रेरणा को लेके बिहार के समृद्ध भाषा और इसके जो साहित्यिक धरोहर है उसको लेके हम साथ में आगे बढ़ेंगे। और लेट्स इंस्पायर बिहार का जो ये साहित्यिक मंच है, लिटरेरी चैप्टर कविता साहित्य, उसमें आदरणीय विकास वैभव सर के साथ हम एक बहुत ही उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, अभिनंदन सभी पैनलिस्ट का। और आपने परिचर्चा को समृद्ध किया और श्रोतागण का भी, जिन्होंने हमारा हौसला बनाए रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं पुनः श्री विकास वैभव सर से आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पे आकर के मंच पे आसीन जितने भी लोग हैं उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। सबसे पहले नम्रता मैम वहां से भिजवाइए, आमिर जी भिजवाइए वहां से जल्दी जल्दी। सबसे पहले मैं डॉक्टर अनंत आशुतोष द्विवेदी जी को बोलूंगा कि वो आगे आएं और स्मृति चिन्ह सर के द्वारा लें। श्रीमती अलका प्रिया जी, डॉक्टर परशुराम तिवारी जी, कृपया तालियों से स्वागत करते रहें। श्री अविकल नारायण शुक्ला जी, विंग कमांडर सर उमेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, मैं ग्रुप फोटो के लिए प्लीज कृपया सब आ जाएं। ज्योति जी का सम्मान करना है। अरे तो मैं 2 मिनट पहले ये करा देता हूँ। देवघर पुस्तक मेला से जो आए हुए हैं वो ज्योति जी का सम्मान करना चाह रहे हैं। ज्योति जी कृपया आ जाए। किसका है? कहाँ? अब सर मैं आग्रह करूंगा कि हमारे कुछ बच्चे जो है उनको जाना है और उनका जो है फेलिसिटेशन सर्टिफिकेट के द्वारा कर दें। तो सबसे पहले जेडी विमेंस कॉलेज से जितने भी बच्चे आए हैं कृपया मंच पे आ जाएं और ग्रुप फोटो के लिए। पटना विमेंस कॉलेज से जितने बच्चे हैं वो भी आ जाएं और एमएटी स्कूल ऑफ बिजनेस से जितने बच्चे हैं वो आ जाएं। कृपया जल्दी करें, सारे बच्चे आ जाएं यहाँ पे। और पटना कॉलेज से भी जो बच्चे हैं।